वेलकम बैक टू अगेन स्टडी IQ। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम यहाँ पर MPPSC मेंस एग्जामिनेशन को लेकर एक बुनियाद सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम आपको GS पेपर 3 का जो पार्ट बी है यूनिट 2 पोर्शन का, उसको हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और अगर आप ऑफिशियल सिलेबस उठाकर देखोगे तो इस पे नंबर सिस्टम ना लिखा हो के नंबर एंड इट्स टाइप्स शब्द लिखा रहता है सिलेबस में, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके नंबर सिस्टम में ही ओवरऑल काउंट की जाती हैं। ओके, तो आज के क्लास में अगेन हम विद द PYQ एनालिसिस हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि प्रीवियसली इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिला एंड आगे किस तरीके से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, तो आज जो हमारी क्लास है भाई वो क्लास नंबर 7 है, यानी कि इससे पहले 6 अलग अलग टॉपिक की 6 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आप में से जो भी बच्चे उन्होंने अभी तक रिमेनिंग जो हमारी 6 क्लासेस हैं जो प्रीवियसली अपलोडेड है, अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो अगेन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ वापस बता देती हूँ जो मैं अपनी हर क्लास को शुरू करने से पहले बताती हूँ कि ये आपका भाई मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस है तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे शॉर्टकट में सॉल्व करके आ रहे हैं। आपके सामने गिवन स्पेस है, उस स्पेस में ही आपको अपना सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करना है। ओके, चलिए, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप में भाई मार्किंग है, मैं ये हर बार बताती हूँ हर क्लास में। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ न्यू स्टूडेंट रहते हैं, तो जब वो ये अगर वीडियो क्लास नंबर 7 ही पहली बार देख रहे हैं, 6 क्लासेस नहीं देखी है, तो उनके लिए वो चीज़ मतलब बेनिफिशियल होगी कि हाँ इसमें ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ओके, एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप में से जो भी बच्चे मुझसे अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। इसको जाकर आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की जो PDF है वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। ओके, चलो बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले नंबर सिस्टम टॉपिक पे हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि भाई क्या नंबर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका कैटेगराइजेशन क्या है, कौन किसके अंदर आता है, व्हाट इज़ प्राइम, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ रैशनल, व्हाट इज़ इररेशनल। ये सारी चीज़ें पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिक क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन ही आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। जैसा कि पेपर का पैटर्न है 3 नंबर का, 5 नंबर का और 11 नंबर का, तो इन तीनों नंबर के फॉर्म में आपसे थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल दोनों पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू मेंटली रेडी कि भाई ऐसा आएगा तो कैसे करना है, ऐसा आएगा तो कैसे करना है। ओके, चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई जो आपके नंबर्स होते हैं वो बेसिकली अगर हम उसकी कैटेगरी को डिवाइड करें तो नंबर इज जस्ट लाइक अ सिंबल, जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। अब वो किसी चीज़ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई भी चीज़ कि हम काउंटिंग या गिनने के लिए हम नंबर्स का उपयोग करते हैं। ये एक टाइप का न्यूमेरिक सिंबल है। ठीक है, कि भाई 1 2 3 4 5 6 ये दिखते कैसे हैं और इनका यूज़ गिनने के लिए किया जा रहा है ना। अब आपसे ये नहीं पूछेगा, डोंट वरी। तो बेसिकली अगर हम इनके मेन कैटेगराइजेशन की बात करें तो आपका जो नंबर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तो रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, 3 नंबर के फॉर्म में या 2 नंबर के फॉर्म में। ओके, एंड इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इमेजिनरी नंबर को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो ये हो गया। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली आपके आई के फॉर्म में होते हैं, इसे आयोटा के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर आपने 11th में मैथ सब्जेक्ट लिया होगा तो आपने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इमेजिनरी नंबर से कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है। ठीक है, आपका मोस्ट ऑफ द फोकस रहता है रियल नंबर्स पर। ठीक है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं।
अब क्या होती हैं ये वास्तविक संख्याएं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो आपके रियल नंबर होते हैं यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके अंतर्गत आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही आपकी किस में आती हैं, दोनों ही आपकी रियल नंबर्स में आती हैं। ठीक है, तो अलग से पूछ सकता है कि परिमेय संख्या क्या होती है या अपरिमेय संख्या क्या होती है। इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलेंगे हम कि क्या रेशनल है क्या इर्रेशनल है। तो बेसिकली रियल नंबर के अंदर ही आता है रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश और हर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, यानी कि जिसको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या और रियल नंबर दैट इज वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, मतलब परिमेय अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। या रेशनल नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आता है, और रेशनल नंबर एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है जिसे हम अंश बटे हर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये है आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंश, और नीचे जो लिखा है वो है आपका डिनोमिनेटर यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है हर। तो जिसे अंश बटे हर के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है वो कहलाती है आपकी परिमेय संख्या। आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर ले लो, 2/3, 5/6, 6/7, कुछ भी आप नंबर ले लो, उससे आपका एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे सकते हो ना, बस अंश बटे हर के फॉर्म में होना चाहिए और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपसे थ्योरेटिकली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है पेपर में। ओके, आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। मतलब रेशनल नंबर भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉजिटिव ही रेशनल नंबर होता है, आप ये नहीं कह सकते, है ना। सिर्फ नेगेटिव ही जीरो नंबर होता है, आप ये नहीं कह सकते। तो तीनों कैटेगरी आपकी रेशनल नंबर के फॉर्म में देखने को मिलती है। एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी भी नंबर को ले लो जो अंश और हर के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, दैट इज रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर है, सपोज मैंने यहाँ पर लिया, सपोज यहाँ पर सिर्फ 5 अकेला लिखा है, तो भाई 5 अकेला लिखा है तो आप इसको अंश बटे हर के फॉर्म में कैसे देखोगे कि भाई इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 5/1 है, यानी कि ऊपर लिखी वैल्यू आपकी अंश है, नीचे लिखी वैल्यू आपकी हर है। ओके, सिमिलरली अगर कहीं पर वैल्यू डेसिमल में लिखी है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया पॉजिटिव और नेगेटिव 2.5, तो अब आप खुद सोचो ना, जब आपका जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जब आप उसको और डिवाइड करोगे तो दैट नंबर विल कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर भी आपके रेशनल में काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, नहीं तो आप सोचो कि सिर्फ p/q के फॉर्म वाले नंबर को ही हम रेशनल नंबर कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इवन डेसिमल में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिवली लिखी है तो वो भी आपकी रेशनल में काउंट होगी, क्योंकि जब ये सिंप्लीफाई होगी ना तो ये p/q के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जीरो भी रेशनल नंबर में आता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है। फिर कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन या कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन आप ले लो, वो रेशनल नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर भी आपका किस में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका देखने को मिलता है भाई रियल नंबर के अंतर्गत। मतलब ये रियल नंबर के अंदर की ही कैटेगरी है, कौन, रेशनल नंबर। ओके, एंड इर्रेशनल, जैसे हम रेशनल को p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इर्रेशनल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो अलग ही तरीके की आपको आइडेंटिफाई करा देंगी भाई कि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है। इर्रेशनल, ठीक है, नाम थोड़ा आपको साउंड ऐसा लगेगा,
इर्रेशनल आप इसको हिंदी में लिख लीजिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। और रियल दैट इज वास्तविक संख्या। आई नो जो टोटल हिंदी में पढ़ते हैं तो उनके लिए भाई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं उनको रिलेट कर पाते, मतलब उसमें चीज़ें वो याद नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं अगेन, भले ही मैंने प्रीवियस स्लाइड में रियल को वास्तविक लिखा है, बट फिर भी मैं इस स्लाइड में लिख रही हूँ ताकि जो जिस मीडियम का हो वो उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ते चले। बट फिर भी आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज भी याद करते हुए चलेंगे तो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप भले ही हिंदी मीडियम से आपने फॉर्म भरा है, बट जो क्वेश्चन है ना, उसमें इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी को प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में लिख देता है। जैसे अगर उसको रियल नंबर लिखना है तो वो ऐसे लिख देगा, या तो वो इंग्लिश में तो रियल की स्पेलिंग लिखेगा, हिंदी में वो ऐसा लिख देगा रियल, उसके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया। तो अब अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन किए ना किए बराबर है ना। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों टर्मिनोलॉजी आपको लेके चलनी है और इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ना बने, आप आराम से कर लोगे। ओके, नाउ आगे अगर हम बात करें तो भाई जितने भी नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, या इसके लिए एक और टर्म देखने को मिलती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म एक ही हैं, और एक और टर्म देखने को मिलती है रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई ऐसी संख्याएं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड मतलब भाग जाते ही जाता है, स्टॉप जैसा कुछ नहीं दिखता। जैसे जब आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा अगर कि अगर आपने 100 को, या चलो सबसे छोटा 3 को ले लो, है ना, 10 में 3 से जब आपने भाग दिया होगा तो ये कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 3 3 9 तो हो गया, लेकिन उसके बाद 1 बचा, फिर आपने 0 लगा के तो वो 3 पॉइंट वो आगे चलते जाएगा। मतलब ये नॉन स्टॉप आगे बढ़े जा रहा है, उसका कोई अंत आपको नहीं दिख रहा है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। और ये तीनों ही टर्म्स किसके अंतर्गत आती हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। इसके अलावा एक और टर्म आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मीन्स मतलब जिनका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि अगर लिखा है रूट ऑफ 64 तो आप निकाल लोगे कि भाई ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, या रूट 64 8 का वैल्यू होती है। फिर अगर लिखा है रूट ऑफ 25 तो आप इसको लिखोगे 5। तो ये चीज़ें क्या है, परफेक्ट, मतलब इनका स्क्वायर रूट आपका निकल रहा है। लेकिन रूट 2 की वैल्यू देख लो 1.414, रूट 3 की वैल्यू नहीं निकलेगी, रूट 5 नहीं निकलेगा, 6 नहीं निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंटिंग नंबर हैं वो रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर अगेन इसकी हिंदी क्या थी भाई, परिमेय संख्या। ठीक है, ये है आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है आपका इंटीजर नंबर और दूसरा है आपका फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि डेसिमल में नहीं होते भाई, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर इट्स कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। और फ्रैक्शनल नंबर जैसे हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो भिन्नात्मक संख्या या भिन्न आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, तो अब ये भी देखने को मिलता है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया और आपको नहीं पता कि व्हाट इज इंटीजर नंबर, तो क्या ही नंबर सिस्टम पढ़ा है ना। तो आपको चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। पेपर में भले ही वो चीज़ ना पूछे, लेकिन आपको आना चाहिए भाई कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, तो ये होती क्या है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। अब आगे लिखा है आपका इंटीजर नंबर। तो अभी जस्ट इंटीजर के लिए मैंने क्या बोला, इंटीजर किसके अंतर्गत आ रहा है, इंटीजर आ रहा है आपका रैशनल के। रैशनल किसके अंतर्गत आ रहा है, रैशनल आ रहा है आपका रियल के। रियल किसके अंतर्गत आ रहा है, तो रियल आ रहा है आपका नंबर के, हो ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कैटेगरीज बताई। नाउ आगे बढ़ते हैं हम इंटीजर नंबर की तरफ। तो भाई इंटीजर नंबर कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, कैन ऑल्सो बी नेगेटिव।
आपकी वायर बड़ा फंस रहा है, एक सेकंड रुकिए ज़रा। तो क्या बता रही थी मैं, इंटीजर नंबर यानी कि जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं, जीरो भी इंटीजर में काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक, ठीक है, और ऑड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक। ओके, तो ये अब ऑड हो चाहे इवन हो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये चार्ट को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। तो इससे बेटर है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है आप इस तरीके से ही चीज़ों को याद कर पाओ। नाउ फ्रैक्शनल नंबर, अगेन जिसको रैशनल की बिगनिंग में मैंने देखा था कि पी वाई क्यू के फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों ही आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भिन्नात्मक संख्या। कोई भी आप अंश बटे हर के फॉर्म में नंबर ले लो। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इसको मैं कह सकती हूँ जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे सभी किसके नाम से जाने जाते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाने जाते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर क्या होती हैं, तो भाई ऐसी संख्याएं विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, एक से शुरू होती हैं अनंत तक जाती है, वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी क्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। देखिए मैंने स्लाइड में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ उसी को आप सिंप्लीफाइड वे में अपनी शीट पे लिख देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर नंबर कटने जैसा कोई सवाल होगा, है ना। तो जैसा मैंने लिखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स से मिलकर नेचुरल नंबर्स बनते हैं, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत एक से लेकर अनंत तक जाती है, और एग्जाम्पल दे देंगे आप, ठीक, इस तरीके से आप बना देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे, इतने में ही आपको नंबर मिल जाएंगे। नाउ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड कर दें तो वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या अलग है, पूर्ण संख्या अलग है, ठीक है। तो होल नंबर को हम क्या कहते हैं भाई, होल नंबर को हम हिंदी में जानते हैं पूर्ण संख्या के नाम से, ओके। एंड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जीरो अगर उसमें मिल जाए मतलब ऐसी संख्याएं जो कि जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उन्हें कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये जो मैं आपको चार्ट और ये सब चीज़ बता रही हूँ ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई अब जो हमने बताया आपको कि पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर कौन बन रहा है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 और जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक, है ना। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपकी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ओके। अब नेचुरल नंबर के अंतर्गत और कौन कौन आता है तो आप ये देख लीजिए भाई, नेचुरल नंबर के अंतर्गत इवन नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स को आप क्या कहते हो, इवन नंबर्स को आप जानते हो सम संख्या के नाम से, ओके। नेचुरल नंबर के अंतर्गत विषम संख्या भी आती है, और विषम संख्या यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। ये सारी कैटेगरी किसके अंतर्गत आ रही है, नेचुरल के अंतर्गत। नेचुरल किसके अंतर्गत आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर किसके अंतर्गत आ रहा है, रैशनल। रैशनल किसके अंतर्गत आ रहा है, रियल, ठीक, इस तरीके से। तो फिर नेचुरल के अंतर्गत एक और कैटेगरी देखने को मिलती है आपकी को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, ठीक, सह अभाज्य संख्या। नेचुरल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती है परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या, जिसे हिंदी में कहते हैं
संपूर्ण संख्या। नेचुरल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती है कॉम्पोजिट नंबर, जिसे हम जानते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। ओके, नेचुरल के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती है डेफिशिएंट नंबर, जिसे हम जानते हैं न्यून संख्या के नाम से। हो सकता है कुछ टर्म्स आपने सुनी भी ना हो। नेचुरल नंबर के अंतर्गत ही एक और टर्म देखने को मिलती है, वो है अबंडेंट नंबर, जिसे हम हिंदी में जानते हैं प्रचुर संख्या के नाम से। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हैं जो सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नाउ अब 1 बाय 1 अगर मैं बात करूं तो भाई इवन नंबर, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा जिसको इवन नंबर क्या होता है ये नहीं पता होगा। भाई इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं बिना किसी शेष रिमाइंडर को दिए, वो कहलाती हैं क्या, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या जो 2 के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑड नंबर, तो भाई ऑड नंबर ऐसी संख्याएं हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपको दे रही है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। अगर मैं इवन की बात करूं तो भाई जिसे मान लो 14 है, ये 2 के टेबल से डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं और बात करूं तो 140 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, जैसे 17 को आप देख लो, जैसे 15 को आप देख लो, जैसे 19 को आप देख लो, जैसे 199 को आप देख लो, तो ये सारे नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर से क्वेश्चन ना आए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे अदर वनडे एग्जामिनेशन हो, प्राइम नंबर से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो थ्योरेटिकली पूछे, चाहे वो वन लाइनर सॉल्यूशन हो, चाहे कैसा भी हो, प्राइम नंबर का रोल देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जान लीजिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3 की, ठीक है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल से डिडक्ट होगा और 3 के टेबल से डिडक्ट होगा। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिविजिबल कर सके 1 के अलावा। ठीक है, या तो खुद 3 से विभाजित होगा या तो वो किससे विभाजित होगा, 1 से, है ना। और अगर मैं बात करूं 2, बहुत सारे लोगों को लगता है 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 को उन लोग बस ये सोचते हैं 2 इज अ इवन नंबर। नो, 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 3 इज अ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 2 भी सिर्फ 2 के टेबल से डिडक्ट होगा या 1 के टेबल से। और अगर मैं आगे बात करूं तो 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 17 आप देख लो, पूरा टेबल उठा के कहीं नहीं आएगा, सिर्फ 17 1 17 में आएगा या 1 17 17 में आएगा। ठीक है, ऐसे ही कई सारे नंबर हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिविजिबल होंगे, वो कहलाएंगे आपके प्राइम नंबर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इवन प्राइम नंबर से, एक क्वेश्चन भी आपको एमपीपीएससी साल 2000, ईयर नहीं पता मुझे, अभी देख लेंगे आगे, तो उसमें पूछा गया है ना। को प्राइम नंबर आप देख लीजिए, मतलब सहभाज्य संख्या। तो ऐसे संख्याएं, कोई भी ऐसा गिवन नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। समझ रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड नो, वो कॉम्पोजिट है, सॉरी, ये है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स या दोज नंबर ऑफ पेयर्स जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको एक ही टर्म याद रखनी है कि इसमें HCF आपको 1 चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें पेयरिंग दी जाती है जनरली। नाउ आगे अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिट नंबर की, परफेक्ट, डेफिशिएंट और अबंडेंट की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड वर्क देखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आप सुनकर भी काम चला सकते हो। तो अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या, तो ये एक ऐसी संख्या होती है भाई जो कि जिसके मोर देन 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 या मोर फैक्टर हो, वो कहलाती है आपकी
कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 18 की बात करूं तो भाई 18 1 के टेबल से डिडक्ट हो जाएगा, 18 2 के टेबल से भी डिडक्ट हो जाएगा, 18 3 के टेबल से भी डिडक्ट हो जाएगा, 4 और 5 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 6 के टेबल में भी आता है। इसके बाद आप 18 को देखेंगे तो 18 खुद के टेबल में आता है ना। तो यहाँ पर आप देखो अगर सिर्फ 1 या खुद से डिवाइड हो रहा होता तो वो प्राइम होता, लेकिन 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर या गुणनखंड है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि उसके इतने सारे मल्टीपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप कोई और नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 20 है तो भाई 20 भी 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 में नहीं आता, 4 से डिविजिबल है, 5 में आता है, 6 7 8 9 10 में आता है और उसके बाद सीधे 20 में आता है। मतलब 20 के भी अगर आप मल्टीपल्स उठा के देखोगे तो इतने सारे मल्टीपल्स हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात आती है संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर की, तो कोई भी गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं ये चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर इटसेल्फ। अगर प्रॉपर फैक्टर का योग उस नंबर के खुद के बराबर है तो वो गिवन नंबर आपका परफेक्ट नंबर या फिर वो क्या होगा, आपका संपूर्ण संख्या। ठीक है, अब कोई भी नंबर है उस जो फैक्टर होता है आपका, यानी कि जो आपका गुणनखंड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है भाई प्रॉपर फैक्टर, दूसरा होता है टोटल फैक्टर। तो प्रॉपर फैक्टर में क्या होता है ना, जो भी गिवन नंबर आपको दिया गया है उसके गुणनखंड आप लो, लेकिन उसमें वो नंबर खुद को मत लो। यानी कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, क्या लिया यहाँ पे 6, ठीक है, तो अगर 6 एग्जाम्पल है तो 6 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है। तो अगला जो 6 होगा वो 3 के बाद खुद 6 के टेबल में आएगा। इसके अलावा और कोई टेबल ऐसा नहीं होगा और कोई ऐसा पहाड़ा नहीं होगा जहाँ पे 6 आता हो, है ना। मैं सिंगल डिजिट 6 की बात कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फैक्टर। और अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं तो टोटल फैक्टर में द नंबर इटसेल्फ, आप उसको खुद भी ले लो कि हाँ भाई इसके टेबल पे भी वो आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, इसके ये कुल गुणनखंड हो गए या टोटल फैक्टर हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है ध्यान कि प्रॉपर फैक्टर का अगर योग करके मैं देखूं तो वो अगर नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद वो नंबर के जो गिवन है उसके बराबर हो रहा है तो दैट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। आई बात समझ में? मतलब ये कि अब आप देखो 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 6 बराबर है इस गिवन नंबर 6 के, तो 6 क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर। ठीक है, सपोज ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, इक्वल नहीं होता तो क्या होता, या तो लेसर होता या तो ग्रेटर होता। तो फर्दर दोनों केस आप समझ लीजिए कि अगर गिवन नंबर्स के प्रॉपर फैक्टर का सम ग्रेटर देन होता नंबर इटसेल्फ से, तो दैट नंबर इज कॉल्ड अबंडेंट नंबर, जैसे हिंदी में कहा जाता है प्रचुर संख्या। एंड अगर प्रॉपर फैक्टर का सम इज लेसर देन द नंबर इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड डेफिशिएंट नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में न्यून संख्या। ठीक है, तो दोनों ही केस निकल गए। अगर प्रॉपर फैक्टर का सम इक्वल है द नंबर इटसेल्फ के देन इट्स कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, 2 ही केस होंगे, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, है ना। तो अब आप देख लो फॉर एग्जाम्पल 18 है, 18 का आप प्रॉपर फैक्टर निकालो तो 18 भाई 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 और 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 9 में भी तो आता है, 9 के टेबल में भी आता है ना। इसके बाद 18 आगे या तो खुद के टेबल में आएगा, है ना। तो अब आप देखिए टोटल फैक्टर में जब आप लोगे तो आप इन सबको तो लोगे ही लोगे इकट्ठा, इसके बाद आप 18 खुद को भी ले लोगे, है ना। 18 के टेबल में भी आता है, तो दैट इज कॉल्ड टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर का फॉर्मूले में कोई यूज आपको नहीं दिख रहा है, आपको मतलब है प्रॉपर फैक्टर से। अब आप देख लीजिए कि प्रॉपर फैक्टर का जब आप सम करोगे तो कितना होगा, तो देखो जरा कितना होगा। ये हो गया 9 और 1 10 और 6 16 और 3 19 और 2 21। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 21। तो 21 क्या है, सम ऑफ फैक्टर क्या है, ग्रेटर देन है द नंबर इटसेल्फ दैट इज 18 से, मतलब 21 इज ग्रेटर देन 18 ना। इसीलिए आपका जो 18 है वो अबंडेंट नंबर क्या है, नहीं है।
आपको समझ में आया? सॉरी है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ, देन इट्स अबंडेंट नंबर। मतलब यह एक प्रचुर संख्या है, मतलब अगर ग्रेटर है तो, और अगर स्मॉलर है तो वो क्या है भाई? डेफिशिएंट नंबर है। तो अगर मैं 21 एग्जाम्पल ले लूँ और 21 के अगर मैं प्रॉपर फैक्टर देखूँ तो प्रॉपर फैक्टर क्या होगा भाई? 1 से आप शुरुआत करोगे, 1 के टेबल में 21 आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, ठीक है, इसके बाद नहीं आता। और टोटल में अगर आप देखोगे तो ये किस में आता है? इसके बाद सीधे ये 21 में आता है। तो 7, 3, 10 और 1 11 है ना। तो जब आपने इसका सम किया तो इसका सम कितना निकल कर आ गया? 11। तो चेक करो क्या 11 छोटा है नंबर गिवन नंबर इटसेल्फ से? तो यस, 11 इज लेसर देन 21 ना, तो मतलब 21 क्या है? आपका डेफिशिएंट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के पोर्शन की तरफ कि नंबर सिस्टम में नंबर्स की कैटेगराइजेशन के बारे में हमने बात कर लिया, कौन किसके अंतर्गत आता है, किसको क्या कहते हैं, कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। नाउ अब हम आगे बात करते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम, है ना, अगर ये आपको पता होंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना वुड बी इजी। ओके, समटाइम्स डिविजिबिलिटी रूल पर भी क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 नंबर का, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा है उतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लो, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप PYQ एनालिसिस करो तो बहुत डिफ़िकल्ट, एकदम टॉप नॉच पेपर नहीं आता है कि आप ना कर पाओ, आप लोग कर लोगे। तो जो जो चीज़ मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ उसको नोट्स तो बनाना, अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आपको PDF तो मिलेगी ही, ठीक है, PDF तो आपको मिल ही जानी है। चलिए, तो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले अगर मैं देखूँ 2 का, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल भाई बहुत ही सिंपल है। आई डोंट थिंक किसी बच्चे को दिक्कत होगी। जो भी सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है, आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करूँ तो जो भी गिवन नंबर हो उस नंबर के सारे डिजिट्स को आप ऐड करके देख लो, ऐड करने पर जो नंबर बन रहा है, चेक दैट नंबर की इज इट डिविजिबल बाय 3, इफ यस देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ आपके सामने, जैसे मान लो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6। सपोज आप 1, 2, 3 कोई नंबर ले लिया आपने, है ना, तो बोल रहा है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो हम इसको देखेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1, 6। क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस। तो 1, 2, 3 भी 3 से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? कितना ही बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना दिया गया हो, आपको उस नंबर की लास्ट के 2 डिजिट को पिक करना है और उनको 4 के टेबल से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, देन होल नंबर, यानी कि वो जितना बड़ा सा नंबर दिया होगा, दैट कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ओके, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, 484, और अभी देखो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, आप ऐसे ही छोटा नंबर देख लो, है ना। 484 क्या 4 से डिविजिबल होगा? तो आप मान लो इसके आगे और बहुत सारे नंबर भी लिखे रहते, डिजिट लिखे रहते, तो लास्ट के आप 2 डिजिट उठाते 84 को आप चेक करते कि भाई क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है, 21 बार में पूरी तरीके से। मतलब यहाँ पे जितना भी बड़ा नंबर होता ना वो भी 4 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाता। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एंड अगर मैं आगे बात करूं 5 का डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे सिंपल है, कोई भी गिवन नंबर के लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 के टेबल से डिविजिबल किया जा सकता है। जैसे मान लो 245 है ना, जैसे मान लो 245 है,
तो अब लास्ट में हमको 5 दिख रहा है, देन कंप्लीट नंबर 245 विल बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा, है ना। अगर हम 6 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 के टेबल और 3 के टेबल दोनों से विभाजित हो सकती है, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो सकती है। यानी कि इसमें आपको म्यूचुअल देखना है, मतलब अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो गिवन नंबर को आप 2 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचे, और उसी गिवन नंबर को आप 3 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है। तो आपका वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो हर कोई सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ लेता है। उनको दिक्कत पता है कहाँ पर आती है? उनको दिक्कत आती है यहाँ पर 7 का और 11 का। आप लोग 9, 8, 9, 10 भी कर लोगे और 2, 3, 4, 5, 6 भी कर लोगे। तो बता तो खैर मैं यहाँ पूरे ही रही हूँ, सीक्वेंस में 7 है तो आप समझ लीजिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, मतलब आपको कोई भी गिवन नंबर है उसको चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस गिवन नंबर का जो भी गिवन नंबर है, ठीक है, जो भी गिवन नंबर है उसके लास्ट के डिजिट को उठाएंगे और उसको क्या कर देंगे 2 गुना यानी कि डबल। उसके बाद ठीक है, जो अब हमने लास्ट का डिजिट उठाया, मतलब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, फिर चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कितना ही डिजिट हो, हमें लास्ट डिजिट को डबल करके यहाँ पर जो बचा हुआ है उसमें से ये जो हमने डबल करने के बाद जो नंबर बना हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो हमें न्यू नंबर मिल रहा है उसको 7 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या वो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक, otherwise that number will not be divisible by 7। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, मान लो 245 कोई नंबर है और आपको ये चेक करना है कि यार ये 7 से विभाजित हो सकता है कि नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका लास्ट का डिजिट पिक किया आपने, उसका किया आपने डबल, तो 5 का डबल किया हमने तो हो गया कितना 10। फिर मैंने कहा कि जो रिमेनिंग यहाँ पे नंबर बचा है ना उससे डबल को घटा दो, मतलब यहाँ पे क्या है मेरे पास 24, तो 24 से मैंने ये डबल किया हुआ नंबर को घटाया तो मेरे पास कितना बचा 14। तो अब 14 को देखो क्या ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यस, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0, क्योंकि 7 दूनी 14 यानी कि 7 2 14 में ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर विल गेट 0। तो देन 245 जो कंप्लीट नंबर है ना वो भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। मतलब 245 कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 देख के तो हम 5 से ही कर देंगे, लेकिन इफ 5 इज नॉट आर ऑप्शन तो 7 से भी आप चेक कर सकते हैं। तो भाई 245 7 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल में, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर ये रूल फिट हो रहा है मतलब वो नंबर सेटिस्फाई 7 से किया जा सकता है, ओके। नाउ 7 का हो गया। अगर हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करने के लिए आपको, जैसे आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था कि आपने लास्ट के 2 डिजिट उठा के 4 से भाग दिया था, वैसे ही 8 में आप क्या करेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी आपका गिवन नंबर होगा उसके लास्ट के 3 डिजिट को आप पिक करेंगे। सपोज वो 5 डिजिट का कोई नंबर है, इसको आपको 8 से डिवाइड करने को बोला है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे और उसमें 8 के टेबल से भाग देंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा 5 डिजिट नंबर होगा ना ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो इफ़ यू नो द रूल ऑफ 3, मतलब अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप 9 भी कर लेंगे, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 9 के लिए भी हम गिवन नंबर के सारे डिजिट्स का सम करते हैं एंड चेक करते हैं क्या वो 9 के टेबल से कट रहा है। अगर कट रहा है बिना कोई शेषफल दिए तो वो पूरा नंबर 9 से भी कट जाएगा। जैसा कि हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था वैसे ही 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 10 का डिविजिबिलिटी रूल, ओके। 10 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो भाई कोई भी नंबर जिसके लास्ट में
ज़ीरो होगा भाई वो 10 के टेबल से कट जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 10 खुद भी 10 के टेबल से कट जाएगा, 100 भी 10 के टेबल से कट जाएगा, 1000 भी 10 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है, 500 भी 10 के टेबल से कट जाएगा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में अगर ज़ीरो है तो वो 10 से कट जाएगा। एंड 5 में कंफ्यूज नहीं होना है, 0 एंड 5 दोनों आप चेक कर सकते हैं। तो भाई वो 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा अगर लास्ट में 0 है तो। नाउ 11 के डिविजिबिलिटी रूल को आप देख लीजिए। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका गिवन नंबर है, जो भी आपका गिवन नंबर है, मान लो कोई नंबर है 4 3 5 2 1 6, ये ना मैंने रैंडमली लिया है, हो सकता है इसमें रूल सेटिस्फाई ना हो, है ना, मैंने अपने मन से नंबर लिया। तो ये कोई नंबर है, आपको ही चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये देखो ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑड प्लेस है, ठीक है, फिर ये इवन प्लेस है बाद वाली, ठीक है, इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, फिर ये ऑड प्लेस है, फिर ये इवन है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेटिवली सम करना है। जैसे आपने 4 को उठाया, फिर आप 5 को उठाओगे, फिर आप 2 छोड़ के 1 को उठाओगे, ओके, इसका सम किया, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसको किससे, यहाँ पर आप 3 उठाओगे, फिर आप 2 उठाओगे, फिर आप 6 उठाओगे, तो कितना हो गया, 4 और 5 9 और 1 10, माइनस 6 2 8 और 3 11। मतलब इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों को सम प्लेसेस वाला यानी कि इवन प्लेसेस वाला और ऑड प्लेसेस वाला का आप सम करेंगे, योग करेंगे और उनके अंतर को चेक करेंगे। अब ये तो मैंने रैंडमली नंबर लिया था तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है हमारा 1। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई कि अगर डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 1 आ रहा है तो दिस नंबर, ठीक है, दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 11। मतलब ये नंबर 11 से विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका अंतर ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 11 का मल्टीपल, मतलब 11 का टेबल सबसे सिंपल है 22 33 44 55 66। तो इस तरीके के मल्टीपल आए जो कि हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, या फिर वो 0 आए डिफरेंस, ठीक है, तो वो 11 का रूल सेटिस्फाई करेगा। तो हेयर हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लिए, नंबर्स के थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर आपसे न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछना है तो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ और बोल दूं कि इफ़ यू आर दोज स्टूडेंट्स जिसको अगर कोई चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एंड तक देखो, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि शुरू में ही हमने शुरू के 10 मिनट देखकर हमने जज कर लिया कि यार ये चीज़ तो हमसे आती है, चलो हटाओ, हमको नहीं देखना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ड्यूरिंग कैलकुलेशन या ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीडियो मतलब मैं हर चीज़ कुछ ना कुछ बताते हुए चलती हूँ। तो जितना लिखा इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना मेरा बोला गया इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक लाइन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, है ना, जो कि पढ़ाते वक्त ही हमारे मुंह से निकलती है। तो वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में मैंने कहा है। कोई नहीं देखने आ रहा आपकी कॉपी कि आपने किस तरीके से नोट किया, आपकी समझ के लिए आप जानते हो, बस इतना, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए तो आगे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो अगर डिविजिबिलिटी रूल पर वो बेस्ड होगा तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि यदि 5612x34 ये कोई नंबर है जिसमें एक डिजिट क्या है यहाँ पर मिसिंग है, जिसको इसने x से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो बताइए कि x का मान क्या होगा। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताइए।
अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। तो यार ये वायर बड़ा फंस रहा है। रुको जरा 1 सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ हटो भाई। क्या बता रही थी मैं? 9 से डिविजिबल है कि नहीं गिवन नंबर आपको ही चेक करना है। तो आप कैसे करेंगे? और ये वाले क्वेश्चन आपके 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहले आप लास्ट साइड में लिखोगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद आप देखोगे सिंस 9 से विभाज्यता का रूल, ये आप लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये पढ़ा दिया, मैं पूरा लिखूंगी नहीं तो टाइम आपका खराब होगा, है ना। तो देखिए 9 से विभाज्यता का रूल ये होता है कि दी गई संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर संख्या 9 से डिविजिबल है देन कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। इस तरीके से आप लिख दोगे। नाउ अब आप चेक कर लो, या फिर अगर आपके पास लाइन कम है, कैलकुलेशन आगे बढ़ सकता है, तो आप मत लिखो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 9 के विभाज्यता रूल को अप्लाई करने पर, है ना। तो अब देखिए, तो 5 + 6 + 1, ठीक, सम ऑफ डिजिट हम कर रहे हैं, +2 + x + 3 + 4, ठीक, सबको जोड़ा तो कितना हो गया? सबको जोड़ा हमने तो कितना हो गया भाई? देखिएगा 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21, मतलब ये हो गया आपका कितना? 21 + x। अब x तो जुड़ेगा नहीं, है ना, वो तो वेरिएबल है। तो अब आपको ये पता है, अब आप ये जानते हैं कि आपको ऑप्शन नहीं मिलते, है ना, आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं किसमें? मेंस में। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है 21 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो हम 21 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो 9 का टेबल तो आपको आता है ना, कि 21 नहीं आता, लेकिन 9 3 27 होता है, आप ये जानते हैं। तो इसके नियर बाय का आप नंबर देखेंगे, ये नहीं कि आप पीछे जाने लगेंगे। 21 से लेसर अगर हम देखें तो 18 भाई 9 से डिविजिबल है। क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है? नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब आपको 21 में व्हाट शुड बी ऐड, कि नंबर 3 से 9 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो आपको पता है कि 21 के बाद अगर 21 नहीं आता है तो अगला जो डिविजिबिलिटी है, मतलब 9 के टेबल में 18 आता है, और अगला जो विभाजित किया जा सकता है वो है 27। तो 27 3 बार में 9 के टेबल में आता है, मतलब 21 में हम कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? तो अगर हम x की जगह पर 6 रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा, देन 27 विल बी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो आपको बोला x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई? आपका 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 रखने पर जो नंबर है वो 9 के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको इनको चेक करना है। आई डोंट थिंक किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है यदि संख्या 9628x 11 से विभाजित है तो बताइए x का मान क्या होगा। ओके, तो सेम चीज आप इसमें भी करोगे। देखो अब मैं ज्यादा फ्रेमिंग नहीं कर रही हूँ, ये मैं बीते क्लासेस में बहुत बार बता चुकी हूँ एक एक लाइन बाय लाइन लिख के। तो फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करो कि कैलकुलेशन हमें अटेम्प्ट कैसे करनी है। तो अब देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणांक हो या मल्टीपल हो, तो दैट गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। ये हमको पता है ना। तो अब आप क्या करेंगे? 9 प्लस 1 छोड़कर 1, 9 + 2 + x, ठीक है, -6 + 8। ओके, तो इसका डिफरेंस, तो देखो अब डिफरेंस तो हम नहीं निकालेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि 11 का विभाज्यता नियम, 11 का विभाज्यता नियम लगाने पर, 11 का विभाज्यता नियम लगाने पर, तो अब आप देख लो सम संख्याओं का सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग
और विषम स्थानों पर अंकों का योग। ठीक है, तो अब आप सम स्थान देख लीजिए कि 6 और 8, तो 6 और 8 कितना हो गया भाई, 14। और विषम स्थान देख लीजिए 9 + 2 + x, तो 9 + 2 + x, तो ये कितना हो गया 11 + x। अब आप देख लीजिए कि वो 14 से 14 कब कटेगा, जब यहाँ पर 3 होगा। मतलब अगर x की वैल्यू हम 3 रख दें तो विषम स्थानों पर अंकों का योग भी 14 हो जाएगा, सम स्थानों पर तो 14 है ही, तो 14 - 14 विल बी 0, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए x की वैल्यू 3 रखने पर अंतर जो होगा, अंतर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा का मतलब क्या है कि वो 11 से विभाजित हो जाएगा। अतः दिया गया नंबर या अतः गिवन नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आपको, और x की वैल्यू का ही मान आपसे पूछा है, तो x की वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द स्पेस आप इन लाइंस को एडजस्ट कर देंगे। जस्ट बिकॉज ये 2 से 3 नंबर के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, तो भाई आपके पास लाइन 3 से 4 ही गिवन होंगी, तो आप देख लीजिएगा ये वाली लाइन को आप यहीं कहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, है ना, और इसको भी आप एक लाइन में पहुंचाने का ट्राई कीजिएगा, तो आपसे बन जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड इस तरीके के बीच में अननोन वेरिएबल देकर आपसे डिविजिबिलिटी चेक करने को बोलता है। तो इफ़ यू नो द रूल्स देन आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और 2 नंबर 3 नंबर क्या, एक एक नंबर की कीमत है भाई सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो। नाउ अब ये देखिएगा एमपीपीएससी साल 2022 में नंबर सिस्टम से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 20, मतलब 0 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्राइम नंबर्स में आपको चेक ही क्या करना रहता है कि भाई वो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो या तो वो खुद से डिविजिबल हो, है ना। तो अब आप देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से शुरुआत करनी है, तो 0 तो प्राइम नंबर है नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है 1 प्राइम नंबर है, तो भाई 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लिखेंगे कि देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 20। ठीक है, कौन से वो 8 प्राइम नंबर है, तो आप देखिएगा 2 है, ठीक है, 3 है, 4 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है। 9 को मत कर देना, नहीं तो कुछ लोगों को ऑड नंबर और प्राइम नंबर में फ़र्क नहीं आता, वो 9 भी ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 है, कितने 8, ये आपको याद होना चाहिए। 2 3 5 7 11, फिर है 13, फिर है 17 और फिर है 18 नहीं है 19। तो अब आप गिन लीजिए इनको, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 20। ओके, इतना आपको यहाँ पर करना है, कुछ भी न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था साल 2022 में, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, बट इट डजेंट मीन कि 25 में भी ना आए, इसलिए पढ़कर चलो। इसी टाइप से कुछ चीज़ें आप ध्यान रख लो कि भाई 1 से लेके 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 75 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। कई बार ये डायरेक्टली 1 लाइनर फॉर्म में पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आप 25 के 25 नाम लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज कुछ तो आपको मिलेगा ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अगर आप किसी अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। अगर हम किसी अदर जगह का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है ना, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिए रहते हैं, तो काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए इस क्वेश्चन को डील करना अगर हमें ये फैक्ट के फॉर्म में पता है तो, है ना। वहाँ पर मतलब देखने नहीं बैठने कितने होते हैं। और अगर मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो भाई यहाँ पर आप देखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो 3 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, इसमें थ्योरेटिकली अगर उसको आपसे कुछ पूछना है तो वो ये पूछ सकता है कि बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे उसने प्रीवियस ईयर में ये पूछा कि 0 से 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 8 प्राइम नंबर है, 8 के नाम हमने बता दिए। हो सकता है थ्योरेटिकली पूछ ले कि प्राइम नंबर होता क्या है ना, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से या 1 से विभाजित होती हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर आगे पूछ सकते हैं आपसे रेशनल नंबर क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। व्हाट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और या फिर ये हो गए आपके थ्योरेटिकली क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकता है 3 नंबर में, तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का आपसे पूछ सकता है, जैसे सॉल्व 5 डिवाइडेड बाय, जैसे अगर आपको ये पूछा है कि 5 डिवाइडेड बाय 3:4/7, मतलब 3 से ही 4/7, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी, है ना। अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 7 या 21 और 4, ये हो गया 25/7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7/25, तो 5 से आपका 25 कट गया, यानी कि आपके पास आंसर आ गया कितना, 7/5। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, है ना। और अगर न्यूमेरिकली उसको और कुछ पूछना है तो वो ये भी पूछ सकता है कि 6√5 को आप 2√5 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6√5 × 2√5 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे, बहुत हार्ड एंड टफ यहाँ पर नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो देखो, जब भी रूट और नॉर्मल नंबर भी साथ में हो तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल नंबर को नॉर्मल के साथ सॉल्व करना है और रूट को रूट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब 6 और 2 का इंटू किया तो कितना हो गया भाई, 12, और फिर √5 और √5 का इंटू किया तो हो गया कितना, सिंगल 5, तो 12 पंचे कितना होता है भाई, 60। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 60। तो कुछ इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकली इस तरीके का। अब ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके बारे में बहुत डीप में मैंने आपको बता दिया, तो ये वाले क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अपने होमवर्क प्रैक्टिस पर रखेंगे, इसको आप खुद से लिख कर देखेंगे। आपके पास 3 से 4 लाइन है, आई थिंक मिनिमम 3 ही लाइन है आपके पास। आप ये ध्यान रखते हुए 3 लाइन का स्पेस का दिमाग में बनाते हुए आप ये लिखेंगे इसके बारे में, है ना, और एग्जाम्पल देंगे। तो ये आप लोग के लिए है। और अगर सिंप्लीफाई करने को बोलेगा 3 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन तो प्रीवियसली नहीं पूछा गया है, 11 मार्क्स का ज़रूर पूछा गया है, तो हम वो भी कर लेंगे। बट 11 मार्क्स का करने से पहले आप ये देख लीजिए कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन आप सभी को प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो भाई क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 4, मतलब 3 या 4, है ना। तो अब देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुकी, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो अब आपको टर्म्स जो होंगी वो आप रिलेट कर पाओगे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। तो अगेन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे 5 नंबर के सेंस में पूछ सकता है, ठीक है, 5 नंबर के सेंस में आपसे पूछा जा सकता है आराम से। तो देखिए, तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे बता रही हूँ इसको सॉल्व करने का। आपसे क्या बोला है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, पहली चीज़ 5 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ आपके पास स्पेस 5 लाइन का है या 6 लाइन का है, ठीक है। तो इतने स्पेस को कंसीडर करके आप सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करते वक्त ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में गिवन आपका स्टेटमेंट बने ही, है ना, किसी में बनता है किसी में नहीं बनता। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन जैसा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्ण हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे। 3 या 4 बोला है ना, तो 3 से भी निकाल लो, 4 से भी निकाल लो, फिर इनके कॉमन मल्टीपल से निकाल लो। ठीक है, इनके कॉमन मल्टीपल यानी कि 3 चौके 12 से निकाल लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो हम इंडिविजुअली निकाल के इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कैसे निकालेंगे, किसके लिए बोला है, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों के लिए बोला है। तो 3 से विभाज्य निकालना है, तो 100 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कोशेंट यानी कि भागफल लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना, है ना। सिमिलरली आप 4 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, 100 में 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आपका भागफल कितना आया, 25। मतलब 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं, है ना। फिर इनका मल्टीपल ले लो 12 से विभाज्य, फिर आप कर सकते हो 12 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 100 में आप 12 से भाग दे दो, तो 100 में आप 12 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा भाई, 12 अट्ठे 96 होता है, तो भागफल आएगा यहाँ पर 8। तो फाइनली आपसे बोला है 3 या 4 से, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 3 या 4 को आप जोड़ दो, कॉमन वाले को आप घटा दो, मतलब यहाँ पर आप 33 प्लस 25 माइनस 8 कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये वो संख्याएं हो गई जो 3 या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी, है ना। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 58 में से 8 गया तो ये आ गया 50, मतलब 50 ही आपका क्या हो गया आंसर। तो हाउ मैनी पूछा है, हाउ मैनी नंबर्स, तो हाउ मैनी धना कितनी पूर्णतः 3 या 4 से विभाज्य, तो 50 संख्याएं जो होंगी वो 3 या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, है ना, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को लेकर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आराम से पूछेगा, 11 में ये नहीं पूछेगा। नाउ अगर हम आगे की बात करें कि 5 नंबर में भाई वो और क्या पूछ सकता है, अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछे घुमा फिरा के, तो बिटवीन वाला पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। अब पेपर में 300 की जगह कुछ और होगा, 1000 की जगह कुछ और होगा, 7 की जगह कुछ और होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम होगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो अगर आपसे ये बनता है ना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं बनता तो मैं करा रही हूँ, आप देखते चलो। देखिए तो हमें क्या बोला, 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, 1 से 1000 के बीच निकाल लो, 1 से 1000 के बीच डिविजिबिलिटी निकाल लो, और 1 से 300 के बीच निकाल लो। 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। ठीक है, 1 से 1000 के बीच, तो आप क्या करोगे, 1000 में 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 142, है ना। और 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 300 में आप 7 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला, 300 और 1000 के बीच, तो 300 और 1000 के बीच निकालने के लिए आप लिखोगे इसीलिए 300 और 1000 के बीच निकालने के लिए 300 और 1000 के बीच। अब देखो मैंने सिर्फ बीच लिखा है, आपको 7 से विभाज्य ये लाइन भी यहाँ पर नोट ऐड करनी है। ठीक है, 300 और 1000 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं तो कितनी हो जाएंगी भाई, 1 के रिस्पेक्ट वाली आप घटा दो तो आपको बिटवीन वाला आ जाएगा। तो सिंपल 142 में से 42 आप घटा दीजिए तो ये हो गया 100। तो मतलब 100 आर दी नंबर्स, 100 आर दोज नंबर्स, या
हाउ मेनी नंबर्स, मतलब 100 बिटवीन 300 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 7। ठीक, इतना आपको करना है। आई डोंट थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक, नो, है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो बस आपको इतना करना है, सॉल्व लिखना है। गिवन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं बनता है तो हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट किया। ठीक है, शॉर्टकट्स आपको नहीं करना है, जितनी लाइन दी गई है उसमें आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, क्योंकि उन्हीं पर आपके क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें कि 5 नंबर में और आपसे किस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर स्टेट के लिए तैयार रहना है ना यार, कि मतलब अगर आपसे 3 नंबर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कैसी क्या कैटेगरी हो सकती है, वो मैंने आपको एक खट्टी लिस्ट बताई। और 5 नंबर है तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, 11 है तो कैसे, तो हर टाइप का पढ़ के चलो सेम टॉपिक से। हमें क्या पता कि भाई वो नंबर सिस्टम से 11 नंबर का पूछने वाला है या 3 नंबर का पूछने वाला है, क्या ये मेंशन है? नहीं ना, आपको तो ओवरऑल पता है कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर मतलब ऑल ओवर 30 नंबर का एवरेज है, 30 नंबर का आपसे पूछेगा, है ना। तो भाई 30 नंबर यहीं से थोड़ी दे देगा, वो कहीं से भी देगा उठाकर। तो जितना सिलेबस उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर कैटेगरी में। नाउ अब हम थोड़ा कम बोलेंगे। देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 56, ओके, तो देन फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। मतलब आपसे बोल रहा है कि यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर अगर 56 है तो वो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हैं? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें क्या पता कि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या हैं, है ना। तो हमने मान लिया भाई कि पहला a होगा, x होगा, y होगा, जो भी आपको मानना हो, है ना। तो अगर मैंने मान लिया कि पहला, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व करते वक्त हम ये देखेंगे भाई कि पहला इसमें भी गिवन हाँ नहीं, इफ कंडीशन है तो गिवन नहीं है यहाँ पर। देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना पहला विषम पूर्णांक, या इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे कि लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, एंड दूसरा, ठीक है, एंड दूसरा ये डैश डैश आपको नहीं करना है, ये मैं कर रही हूँ, है ना, आपको नहीं करना। नहीं तो आप सोचो कि हम भी ऐसे डैश बना कर आ सकते हैं, तो ये आपको नहीं बनाना है। देखिए, तो ये हो गया भाई आपका a+2। अगर आपने a को 1 माना है और 1 ऑड भी है ना, तो अगला उसका 3 होगा, तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला और दूसरा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, मतलब a का भी स्क्वायर और a+2 का भी स्क्वायर करो और फिर डिफरेंस करो। ठीक है, दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होगा, एक सेकेंड, पहले आप ये वाला लोगे, बड़ा वाला लोगे, बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, नहीं तो पूरा नेगेटिव चला जाएगा हमारा। नाउ a² इक्वल्स टू कितना है, 56 है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हो वहाँ बताओ, मन में नहीं रखना है कोई चीज़, है ना। नाउ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4a माइनस का a² इक्वल्स टू 56। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो चेक कीजिए कौन जो कट रहा है उसको काट दो। पॉजिटिव और नेगेटिव a² कट गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे देख लो। आपके पास बचा 4 प्लस 4a इक्वल्स टू 56, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन लिया, 1 प्लस a इक्वल्स टू 56 है, मैंने 4 लिख दिया है। ऐसे ही होता है भाई, बनती चीज़ गलत हो जाती है। 56, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस a इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 14, तो a इक्वल्स टू 13। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या आया। अब देखो, ये जो लाइन मैंने एक के नीचे एक लिखी है ना, आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि आपके पास वहां पर स्पेस कम होगा, है ना। तो आप एक के नीचे एक नहीं लिख सकते, क्योंकि लाइन ही नहीं है इतनी हमारे पास। तो यहाँ तो मेरे पास पूरा बोर्ड है ना, आपके पास नहीं है। नाउ तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या हो गया भाई हमारा, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव
ऑड इंटीजर। ये हो गया हमारा, ये था हमारा a और ये हो गया हमारा 13। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड था हमारा a प्लस 2, तो इसको आप लिखोगे 15, 13 प्लस 2 मतलब 15। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 13 एंड 15। ओके, और यही हो गए कि आपके आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बताओ पेपर में आएगा तो नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा, हाँ बन जाएगा ना। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में। नाउ आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें कि 11 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें देखने को मिला था, तो वो था ये, मैंने पेपर का ही स्क्रीनशॉट लगाया है, देखिएगा। ये पूछा गया था आपसे साल 2021 में, ठीक है, एमपीपीएससी मेंस साल 2021 में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये था आपका 11 मार्क्स का। 11 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज दिए जाते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके का है। एंड जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो वो जानते होंगे कि नंबर सिस्टम मैंने इससे पहले यूट्यूब पे जब भी पढ़ाया इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पिक किया ही है ना। तो यही उसने मेंस में पूछा है। देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, ठीक है। फिर बोला है कि अगर हम इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जो प्राप्त संख्या हो उसको जोड़ें तो 143 हमको रिजल्टिंग मिलता है, ठीक है। तो बताइए कि वो मूल संख्या क्या होगी या फिर वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 पेज मिले हुए हैं। अब वो 2 पेज तो मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आपको मतलब है क्वेश्चन से, है ना। तो जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन करने को बोले, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, हमने मान लिया कि लेट द 2 डिजिट नंबर, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो लेट द 2 डिजिट नंबर, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने मान लिया 10x प्लस y है, ये हमने क्या किया है, माना, ठीक है, ये हमने क्या किया है, माना। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, इनके अंकों का जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। तो आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इनके अंक क्या होंगे, x और y ही होंगे ना। ये 10 तो दहाई के स्थान को दिखा रहा है इसलिए 10 लिखा हुआ है। ओके, नाउ फिर आपसे कहा गया कि चूंकि क्या बोला गया, अंकों को बदलने पर, मतलब द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो इस संख्या के अंकों को बदलने पर आप इस तरीके से लिखेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त संख्या ये हो जाएगी आपकी, मतलब जहाँ x है वहाँ y हो जाए और जहाँ y है वहाँ x हो जाए, तो ये हो गया आपका नया नंबर। नाउ प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने फिर एक बात बोली कि अगर इस नई संख्या को हम इस ओरिजिनल नंबर में जोड़ें, मतलब 10x प्लस y में जब हम ये जो रिजल्टिंग आपका नंबर है उसको जोड़ें तो हमें कितना मिलता है, तो हमें 143 मिलता है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन वर्ड में बोलता जा रहा है वैसा वैसा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10x और 1x हो गया 11x और 10y और 1y हो गया 11y। तो ये हो गया आपका 143, यानी कि आपने यहाँ पर 11 कॉमन ले लिया और उसको आपने 143 में भाग दे दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास क्या मिलेगा, 13, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आपके पास क्या हो गया, 13। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और ये हो गई आपकी सेकेंड नंबर की इक्वेशन, ठीक। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है।
और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, तो 2x बराबर हो गया कितना, 13 और 3 16, मतलब x बराबर हो गया कितना आपके पास 8। अब हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें संख्या निकालनी कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो अब x की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो y बराबर कितना हो गया भाई, y बराबर कितना हो गया, अगर हमने यहाँ पर 8 रखा है, 3 यहाँ पर आ गया तो y उधर चला गया, मतलब 5 हो गई y की वैल्यू, है ना। ये मैंने मुंह से बोल दिया है, आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है, कर लोगे। y हो गया 5। तो आपका जो मूल संख्या है, तो मूल संख्या वो क्या थी भाई, वो थी आपकी 10x प्लस वाई, है ना। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो गया भाई 85। अब आप चाहो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन ने टर्म्स एंड कंडीशन बोली कि वो जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 3 है, तो अब आप देख लो 8 और 5 के अंकों का अंतर 3 है, ठीक है। और फिर उसने ये भी बोला कि जब हम मूल संख्या में संख्या को फ्लिप करके जोड़ रहे हैं तो 143 मिल रहा है, तो ये भी हमको मिल रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई इस पे हो रही है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके किस में पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका वो क्वेश्चन जो साल 2021 में एमपीपीएससी में मेंस में देखने को मिला। ओके, अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कि अगर उसको 11 नंबर में आपसे पूछना हुआ तो वो और कैसा क्वेश्चन आपसे मतलब आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो बताओ संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। अब व्हाट इज व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है भाई कि उस नंबर को पलट देना, जहां अंश है वहां हर, जहां हर है वहां अंश का हो जाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन स्टेप्स इसकी बनेंगी भाई आगे, जो कि 11 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट होंगी। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कैसे करोगे, दो संख्याओं का योग 9 है, आप इसको गिवन स्टेटमेंट में लिख देंगे कि दो संख्याओं का योग 9 है, या सम ऑफ टू नंबर इज 9, ये आपने लिख दिया। उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, ये भी आप गिवन लाइन में लिख देना, है ना, ये भी आपने लिख दिया। अब देखिएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने लिखा माना पहली संख्या क्या है, हमने मान लिया कि पहली संख्या वही होगी x होगी, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि पहली x है और दूसरी y है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि भाई दोनों संख्याओं का जो योग है वो 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि आगे हमको वैल्यू पुट करने को देखने को मिलेगा, है ना। और चलो आपने अगर इसको नहीं भी लिखा तो भी आप आगे जहाँ यूज़ होगा वहाँ तुरंत इसको स्प्लिट कर लेंगे। ओके, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड उसने क्या बोला कि इन संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो मतलब संख्या अगर x थी तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, संख्या अगर y थी तो व्युत्क्रम हो गया 1/y, और उसने बोला कि वो डेटा कितना है 1/2 है, तो हमने कर दिया 1/2। तो भाई एक ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन थी, है ना, तो इसको हमने न्यूमेरिकली उठाया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपने एलसीएम लिया तो वो हो गया एक्स वाई, तो यहाँ पर बचा आपके पास y प्लस एक्स बोलो या x प्लस वाई बोलो, बात एक ही है, इधर से जोड़ो या उधर से जोड़ो, तो ये हो गया 1/2। तो अब आप देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 9 गिवन है, तो आपने यहाँ पर 9 पुट कर दिया, है ना। तो 9 डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2, तो आपका एक्स वाई इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 9 दूनी 18, ठीक, ये हो गया आपका। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। अब आप देखिएगा ये जो हमारा y का मान था, ये जो हमारा
या तो आप x बराबर ले लो या आप y बराबर ले लो, आपको जैसे लेना हो, है ना। तो अगर आपने x बराबर 9 माइनस क्या लिया है, y लिया है ना, तो आप x की जगह पर आप x का मान, हमने x ही लिया ना, हाँ, तो आप लिख सकते हो x का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 3 में रखोगे तो x की जगह पर आप क्या रखोगे, 9 माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई आपने रखा और ये y तो था ही, इक्वल्स टू ये हो गया 18, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9y माइनस, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लो, 9y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18, ये हमको गिवन है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 18, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का इंटू कर दो तो माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, जो माइनस है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 9y है, तो कौन से ऐसी दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर भाई 9 आ जाए और इंटू करने पर, उन्हीं दो नंबर को इंटू करने पर हमें 18 मिल जाए। तो वी हैव टू नंबर 6 एंड 3, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 भी मिलेगा और 6 और 3 को इंटू करेंगे तो 18 भी मिलेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें 9 कैसे चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो वाई स्क्वायर माइनस हाँ माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ओके, तो y कॉमन ले लो तो ये हो गया y माइनस 6, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लो तो हो गया y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 6 दोनों में है, ये कॉमन आ गया और ये हो गया y माइनस 3 और ये हो गया 0। तो अब आप देखिए, अब इसको एक बार 0 के इक्विवेलेंट रखोगे तो y बराबर 6 और एक बार आ जाएगा y बराबर 3। तो देखिए, तो आपको क्या बोला क्वेश्चन ने बोले कि संख्याएं ज्ञात करो। तो जब आप y बराबर 6 रखोगे तो x की वैल्यू अलग आएगी, 3 आएगी, और जब आप y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आराम से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको करते आना चाहिए, तो फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि देखिए क्वेश्चन भले ही कितना छोटा लेंथ में दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन अच्छे से लेकर बैठा है वो, और ये क्वेश्चन आपका आराम से 11 नंबर में देखने को मिल सकता है। क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/8 ऑफ अनदर नंबर। मतलब ये कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ओके, तो यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो बताइए पहली संख्या कितनी रही होगी। तो सुनने में पहली बार में थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग साउंड करता है, बट होता नहीं है, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैं कैसे उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो हमने मान लिया, हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि माना जो पहली संख्या है वो क्या है भाई, क्या है। हमने मान ली पहली संख्या x है, आप कुछ और भी मान सकते हो, और दूसरी संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपकी y है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि पहली संख्या का 1/4 मतलब x का 1/4 जो है वो दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, मतलब y के 3/8 के बराबर आपने कर दिया। ठीक है, अब आप इसी को और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप इसको लिख सकते हो x/4 इक्वल्स टू 3/8 है, मतलब आप इसको लिख सकते हो 3y डिवाइडेड बाई 8, है ना। अब देखो 4 से 8 कट गया 2 बार में, मतलब x बराबर कितना हो गया 3/2y लिख दो या 3y/2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन ने एक चीज़ और आपसे बोला कि यदि हम पहली संख्या में 30 को ऐड कर दें, है ना, पहली संख्या में अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली संख्या में अगर हम 30 को ऐड कर दें तो ये क्या होती है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो दूसरी संख्या y थी, इसके 6 गुने के बराबर हो गई।
तो उसने एक बात और ये बोली। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x बराबर है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर ये मैं बोल रही हूँ, इसको आपको लिख कर बताना है, ठीक है, इसको आपको लिख कर बताना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर जब आपने रखा तो व्हाट विल यू गेट, x की वैल्यू है कितनी भाई, 3y/2 + 30 इक्वल्स टू 6y, ये हो गया। तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो 3y + 3 2 = 60 और ये हो गया कितना, ये हो गया कितना 6y डिवाइडेड बाई 2। आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख सकते हो ना। अब या तो आप, ये आपके ऊपर है, आप x की वैल्यू रखो या आप y की वैल्यू रखो। ओके, 3y/2 + 30 + 30 इक्वल्स टू 6y। फिर अच्छा हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम y वाली एक साथ कर लें। चलो वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप y वाली कर लो, जैसे मान लो आप 3y/2 - 6y इक्वल्स टू -30 कर लो, मान लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे 2 एलसीएम लेके 2 को वहाँ पे इनटू कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6y को यहाँ पर ले आओ। अब लास्ट का सिंप्लीफिकेशन ये आपके ऊपर है कि किस बच्चे का वहाँ पर क्या दिमाग चल रहा है ना। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो गया भाई, 3y - 12y, है ना, 3y - 12y इक्वल्स टू, ये हो गया -60। बात वही पहुँच गई, बात वही पहुँच गई है नाउ। तो -60, तो ये हो गया भाई -9y इक्वल्स टू -60, माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल से 60 और 9 कट गया। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 20/3। बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए भाई, देखो पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या क्या है आपकी, x है, तो आपके पास क्या निकल कर आया, y। तो अब आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे। अब ये मैं समझाने के लिए ऐसा मैंने एरो बनाया है, वहाँ आप करने मत लगना, ये काम है ना, ये समझाने के लिए किया है। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर हमने जब रखा तो हमें क्या मिला भाई, हमें मिल जाएगा 3 × ये 3/2 है, इसको ऐसे कर लो, y कितना है आपका 20/3, है ना। तो अब देखिए आप, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 3 से 3 कट गया, मतलब ये x बराबर कितना आ गया आपके पास 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत इजी भी नहीं होगा, मॉडरेट ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर हर एक लेवल कवर कर रहे हैं। अगर आप क्लास नंबर 1 से जुड़े होंगे तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि टॉपिक वाइज हमने टफनेस लेवल नंबर के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से उसको रखा है, मेंटेन किया है, ठीक है। प्लस PYQ एनालिसिस हम साथ में करते जा रहे हैं, जिससे किसी भी बच्चे को ये ना लगे भाई कि मैम ये तो आपने ईजी क्वेश्चन कराया, प्रीवियसली तो टफ आया, तो एक बार प्रीवियस उठाकर देखो, वो बहुत ज़्यादा इजी आया है, ठीक है। मैं तो उतना इजी करा ही नहीं रही हूँ, मैं तो मॉडरेट टू टफ ही करा रही हूँ, है ना। तो मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार प्लीज़ प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर एक्चुअली में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करते हुए हम क्लासेस यहाँ पर आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नंबर सिस्टम, वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें की भाई, कि न्यूमेरिकली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और थ्योरेटिकली अगर उसको पूछना होगा तो वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको आज की क्लास में कवर करा दिया, ठीक है। होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया हो भाई, है ना, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको ना बने, क्लियर। तो PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी आज की क्लास की, फॉलो कर लेना इसको जाकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, वो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आप उसको डेफिनेटली लिखना और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना या फिर फ़ोटो खींच के भेजना कि मैम ये सही है कि नहीं, तो आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।